Good morning, students. Myself, Mrs. Sushila Singh, HOD, OBG Department, PG College of Nursing, Bhilai, Chhattisgarh. Dear friends, today I am going to show you all demonstration on antenatal care. In this demonstration, I will first discuss with all the important points which we all must be know before demonstration, like definition of antenatal care, objective, how we should collect all the history. After that, I will show the demonstration and assessment on the patient, and lastly, I will also discuss all the important health education which must be given by the health personnel to the pregnant women. Before start the demonstration, first I want to explain some important points in antenatal care. A systemic supervision of a pregnant woman during pregnancy is known as the antenatal care. Systemic supervision means history taking, assessment, matlab physical examination, and education. Okay? Now the objectives of antenatal care. So first and at most important objective is to find the high risk cases. All the high risk cases like teenage pregnancy, elderly pregnancy, diabetic mother, pregnancy with hypertension, pregnancy with cardiac disorder, anemia, this all come under high risk cases. तो इसको हमको identify करना है, proper treatment करना है, and we must be prevent any type of complication during antenatal period, during intranatal period, and postnatal. Second objective, to teach the mother regarding the physiological changes. Mother having lots of doubt and complaint, उनके ब्रेस्ट में चेंजेस होता है, एब्डोमिनल चेंजेस होता है, तो ये जो सारे चेंजेस प्रेगनेंसी के दौरान होंगे उससे रिलेटेड सारी जानकारी मदर को एंटीनेटल पीरियड में देना है कि आपका वेट 11 से 12 किलो बढ़ेगा और आपका एब्डोमिनल गर्द बढ़ेगा, ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा, तो ये सारा दैट इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव. थर्ड ऑब्जेक्टिव, टू टीच द कपल अबाउट द टाइम, प्लेस, डेट एंड मोड ऑफ डिलीवरी. कैसा केस है, मदर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, डिलीवरी कराना कहाँ अच्छा उसके लिए होगा, हॉस्पिटल में करा ले, CSC PSC में करा ले, या होम डिलीवरी भी उसके लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा. तो सारा आइडिया मदर को देना है, मदर के साथ साथ उनके हस्बैंड को भी देना है. नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज द टीच द कपल रिगार्डिंग द फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग के बारे में प्रॉपर एजुकेशन देना है. And next objective is the teach the mother regarding care of newborn, immunization and exclusive breastfeeding. माँ को 6 महीने तक बच्चे को अपना कंप्लीट दूध पिलाना है और बच्चे का इम्यूनाइजेशन के बारे में और न्यूबॉर्न केयर वेदर के हिसाब से कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको मदर को एंटीनेटल प्रेगनेंसी के समय ही देना है. तो दिस ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल. आफ्टर ऑब्जेक्टिव वी मस्ट बी नो व्हाट आर द area which comes under the antenatal care. So friends, first area is the history taking, second one is the assessment जो मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी, and third one is the health education. उसको भी मैं आपको बताऊंगी किस किस इंपॉर्टेंट एरिया में हेल्थ एजुकेशन बहुत ही मस्ट है प्रेग्नेंट लेडी को दें. इन हिस्ट्री टेकिंग इन वेरी शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन यू. इन हिस्ट्री टेकिंग आप इस फ्लैश को भी देख सकते हैं, इसमें भी सारी इंफॉर्मेशन दी है. मदर का नाम, मदर का उम्र, एज इसमें पता हम होना जरूरी है कि एडल्टरी प्रेगनेंसी है, टीनेज प्रेगनेंसी है या उसका एज ठीक है, वो देखना है. उसके बाद उनका एड्रेस, कितने डिस्टेंस से वो आपके पास आई है दिखाने के लिए, विजिट के लिए. LMP फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, आखिरी बार जो उसको पीरियड्स आया था उसका पहला दिन क्या था वो देखना है. उसी के हिसाब से हम उसका EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट जेस्टेशनल एज, माँ को महीना रुके हुए पीरियड्स आए नहीं आया है, वो कितना समय उसका पार हो गया वो आपको देखना है. उसका रिलीजन देखना है, मुस्लिम, हिंदू, जो भी रिलीजन के वो हमको पता करना है. इसलिए जरूरी है जिससे उस हिसाब से हम उनको हेल्थ एजुकेशन दे पाएंगे, क्योंकि रिलीजियस वैल्यू किसी भी पेशेंट का हर्ट नहीं होना चाहिए. उसके ऑक्यूपेशन ऑफ मदर, मदर क्या जॉब करती है, हाउस वाइफ है, सिडेंट्रिकल लाइफ स्टाइल है या लेबरस वर्कर है या ऑफिस में जॉब करती है, उस हिसाब से आपको एजुकेशन देना पड़ेगा. एक्सरसाइज एडवाइस करना पड़ेगा. नेक्स्ट ऑक्यूपेशन ऑफ हस्बैंड, वो भी पता होना चाहिए. सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, मिडिल क्लास है, हाई क्लास है, लो क्लास है. नाउ द हिस्ट्री, अदर हिस्ट्री, द मेडिकल, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री.
स्पेशली कोई उसकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है क्या, ब्रेस्ट से रिलेटेड सर्जरी हुई है क्या, पेरिनियल एरिया में कोई सर्जरी हुई है क्या, वो सारा हमको डिटेल इंफॉर्मेशन लेना है। एंड द वन इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका रेगुलर था, कितने डेज का साइकिल था, कितने कितने महीने में मेंसेस आता था, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए। तो दिस ऑल अबाउट द हिस्ट्री टेकिंग स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द असेसमेंट, आप अगर किसी भी पेशेंट का असेसमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो सर्टेन थिंग्स वी मस्ट बी केप्ट इन अवर माइंड। कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप अपने जिस भी पेशेंट में प्रोसीजर कर रहे हैं उसको आप प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, उस प्रोसीजर का इंपॉर्टेंट बताएंगे। हमारी ये पेशेंट है, इनका नाम अनीता है। अनीता, आप कैसी हैं? आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? उनका ब्रेकफास्ट हो गया है, मॉर्निंग बाथ भी ले लिया है। मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी कि आज उनका हम एंटीनेटल असेसमेंट करने जा रहे हैं। अनीता, आज हम आपका सर से लेके पैर तक एग्जामिनेशन करेंगे और आपके बच्चे का ग्रोथ भी देखेंगे, बच्चे की धड़कन भी देखेंगे, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन, दोनों छाती को भी हम एग्जामिन करके देखेंगे कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और उसके बाद हम उसको चार्ट करेंगे। अगर उसमें कुछ भी हमको कमी महसूस हो रही है तो उस हिसाब से हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और आपका केयर और बेहतरीन किया जाएगा। तो प्रोसीजर के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। वी मस्ट बी गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ पेशेंट एंड मेक द गुड रेपो। पेशेंट के साथ एक बहुत अच्छा इंटरनल पर्सनल रिलेशनशिप हमको मेंटेन करना चाहिए, जिससे पेशेंट आपके ऊपर फेथ कर पाए, आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और आपको कॉपरेट कर पाए। अगर जो इंपॉर्टेंट चीज हमको ध्यान में रखना है, वी मस्ट बी स्विच ऑफ द फैन। स्टूडेंट डिपेंड अपॉन द वेदर। अगर गर्मी का सीजन है तो आपको फैन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर विंटर और रेनी, हैवी रेनी का समय है तो समय फैन ऑफ कीजिए, क्योंकि पेशेंट को आप एक्सपोज कर रहे हैं, उस समय उसको ठंड लग सकती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज हमको ध्यान में रखना है, दैट इज द प्राइवेसी। पेशेंट का प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। पास पास में बेड्स लगे रहते हैं तो आप प्राइवेसी के लिए कर्टन लगा सकते हैं, स्क्रीन लगा सकते हैं। जो भी आपके पास चीज अवेलेबल है उसको यूटिलाइज कीजिए और पेशेंट को आम पब्लिक के सामने एक्सपोज मत कीजिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है कि पेशेंट का स्टमक फुल होना चाहिए, मतलब पेशेंट या ब्रेकफास्ट, लंच जो भी लिए, खाली पेट आपको किसी भी प्रकार का असेसमेंट पेशेंट का नहीं करना चाहिए। दूसरा, ब्लैडर मस्ट बी एम्प्टी, बिकॉज इन एंटीनेटल असेसमेंट हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं, तो अगर ब्लैडर फुल है हमारा फाइंडिंग सही नहीं आएगा, तो पेशेंट को बोलना है कि वो यूरिन पास करके आ जाए। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर वी मस्ट बी कीप रेडी अवर ऑल द नेसेसरी आर्टिकल विच रिक्वायर्ड फॉर द एंटीनेटल असेसमेंट. So I am going to show you all the articles. It's not important that you are having all article, then you will be able to show your demonstration. In CSC, PSC, by using few article, you can do your procedure very nicely. So, what are the article required? First is the BP apparatus to assess the blood pressure. Blood pressure देखने के लिए यूज करना है हमको. Stethoscope, ये बच्चे की धड़कन देखने के भी काम आता है और साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर कर सकते हैं हम इससे. नेक्स्ट इज द हाइट मेजरिंग टेप. हाइट मेजरिंग टेप में हम ये वाला पार्ट पेशेंट के अंगूठे में लगा के पेशेंट की हाइट को मेजर कर सकते हैं. पेशेंट शॉर्ट स्ट्रेचर है, एडिक्वेट है या उसका बॉडी लेंथ जो भी है. उसके बाद नेक्स्ट इज द थर्मामीटर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट. नेक्स्ट वन इज टंग डिप्रेशन व्हेन वी आर गोइंग टू डू द ओरल एग्जामिनेशन. उस कंडीशन में अगर हमको लग रहा है कि पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम है या ओरल कैविटी के हार्ट पैलेट में किसी टाइप का इन्फेक्शन है या कोई भी कंडीशन है, उस कंडीशन में हम टंग डिप्रेशन यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन एंड लास्ट इंस्ट्रूमेंट इज टॉर्च. टॉर्च इज वेरी यूजफुल ड्यूरिंग एंटीनेटल एग्जामिनेशन. By using this, we can examine the condition of pupil, conjunctiva, or any infection in the eye, and we can also examine the nasal cavity. There is, if any secretion, any type of discharge, water discharge, we can observe by using this torch. Oral cavity, condition of teeth, tongue, hard palate, soft palate, or any type of edema inside the neck, we can observe. And also we use this torch during the examination of ear canal for checking the wax or any type of infection or discharge from the ear. So this all about the article which required during the antenatal assessment or examination. Friends, after preparation of patient and patient को procedure inform करने के बाद
सारे आर्टिकल रेडी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज द हैंड वॉशिंग। तो हैंड वॉशिंग एज यू ऑल नो 6 स्टेप में हैंड वॉश करना है, 2 to 3 मिनट इज द मेडिकल हैंड वॉश, नॉट अ सर्जिकल हैंड वॉश। यू मस्ट बी क्लीन योर हैंड थॉरोली। और सभी को पता है अभी कोरोना इन्फेक्शन का टाइम है, तो आपको हैंड वॉश को बहुत ज्यादा ध्यान देना है और बीच बीच में आपको अपने हैंड को सैनिटाइज भी करना है। तो अब मैं हैंड वॉश करके आ चुकी हूँ प्रॉपरली। अब मैं प्रोसीजर स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर फिजिकल असेसमेंट वी मस्ट बी चेक द हाइट ऑफ पेशेंट एंड वेट। तो अनीता आप खड़ी हो जाएंगी, आपका वजन चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यू ऑल नो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एटलीस्ट 10 to 12 kg, 11 to 12 kg weight must be gained. 1 kg in first trimester because पहले ट्राइमेस्टर में क्यों कम गेन होता है? मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम रहता है, फिर वॉमिटिंग वगैरह कई पेशेंट कंप्लेन करते हैं, उसके कारण वेट गेन कम रहेगा। फिटल ग्रोथ भी जो फास्ट है वो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, बच्चे का जो वेट गेन होता है। तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg एंड अदर 5 kg फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो पेशेंट का वेट आप हर विजिट में चेक करेंगे और चेक करने के बाद आपको चार्टिंग करना है कि पेशेंट का वेट कैसा गेन होना है। तो ये मैंने पेशेंट का वेट चेक कर लिया है। नेक्स्ट चीज है, जब आप वेट चेक कर रहे हैं सेम उसी टाइम यू मेजर द हाइट ऑफ पेशेंट। तो हाइट मेजर करने के लिए मैंने आपको बताया था, ये आपका हाइट मेजरिंग टेप है। आप इसका जो ये नीचे वाला एंड है, पेशेंट शू निकाल लेगी और नीचे वाले एंड को पेशेंट के पैर के पास अंगूठी के बीच में रखिए और उसके बाद पेशेंट स्ट्रेट खड़े होने से खड़े करके आप एक स्केल यूज करेंगे और स्केल से लास्ट पॉइंट को टच करके देखेंगे पेशेंट की हाइट कितनी है। तो ये पेशेंट की हाइट हमने चेक कर ली है और ऐसा देखा गया है कि जिनकी हाइट कम है उनका पेल्विस भी इनएडिक्वेट रहता है। तो हाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट 5 फुट उससे ज्यादा होनी चाहिए, 4 फुट से भी ज्यादा है तो नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है। तो वेट और हाइट लेने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू एग्जामिन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। तो इन दिस एग्जामिनेशन फर्स्ट आई विल एग्जामिन द आई एम गोइंग टू एग्जामिन द हेड ऑफ द पेशेंट। इन head examination first I will check the condition of hair. First you have to see the color of hair, texture of hair. कलर हेयर का ब्राउन है, ब्लैक है, व्हाइट हेयर है और जो हेयर का अपीयरेंस है वो शाइनी है, डल है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि पेशेंट का न्यूट्रिशनल लेवल क्या है। तो आप हेयर का कलर देख लेंगे, शाइनी या डल दिख रहा है, कैसा है बाल। फिर साथ में आप उसको स्कैल्प को चेक करना है। स्कैल्प को चेक करते समय हमको 2-3 चीजें देखना है कि बाल में डैंड्रफ है क्या, स्कैल्प में डैंड्रफ है क्या, कोई स्कैबिस इन्फेक्शन तो नहीं है, लाई या पेडिकल्स तो नहीं है। तो ऐसा हमारी सुनीता में बिल्कुल नहीं है, इनका एकदम हाइजीनिक है। और साथ में हमको एक्सप्लेन करना है कि आप हर 3 दिन में अपने बाल की सफाई अच्छे से शैम्पू यूज करके कीजिए, क्योंकि अगर एक बार जुआ या डैंड्रफ डेवलप होता है तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो ये दिस ऑल अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ हेड। देन साथ में आपको देखना है किसी टाइप की हेड में सर्जिकल स्कार तो आपको नहीं दिख रहा है, कोई वुंड रीजन तो नहीं है, वो चीज को भी आप ध्यान दीजिए। उसके बाद फोरहेड देखना है। फोरहेड में हमको विड्थ ऑफ फोरहेड को चेक करना है कि फोरहेड का विड्थ बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, हेयर ग्रोथ फोरहेड पे कैसा है, ये चीज को आप ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट वन इज द आईब्रोज। आईब्रोज में हमको देखना है कि आईब्रोज की दोनों लाइन सिमेट्रिकल है क्या, और व्हाट अबाउट द ग्रोथ ऑफ हेयर इन आईब्रोज। तो आईब्रोज में अच्छे से हेयर ग्रोथ है क्या। कई बार पेशेंट को जो इन्फेक्शन उसके स्कैल्प में है वो इन्फेक्शन आईब्रो में भी आ जाता है, तो आईब्रो में किसी टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके हेयर का कलर कैसा है और लाई वगैरह कोई ऐसा कंडीशन तो नहीं, डैंड्रफ तो नहीं है आईब्रो में, ये भी हमको चेक करना है। देन आफ्टर चेकिंग द आईब्रो वी मस्ट बी एग्जामिन द आईज। इन आईज first line of examination we see the lining of the eyes, both हमारी जो पेशेंट की जो आई है उसका लाइनिंग सिमेट्रिकल है। दूसरा स्क्विंट आई तो नहीं है, उसकी आंख तिरछी तो नहीं है। ये दोनों देखने के बाद आप आईलिड को भी चेक कर लीजिए, किसी प्रकार का एडिमा तो नहीं है, क्योंकि आईलिड में अगर एडिमा है, ये फिजियोलॉजिकल एडिमा है जो हर प्रेग्नेंट वुमेन को रहता है।
और उसके बाद हम आगे का और एडिमा चेक करेंगे और कंफर्म करेंगे, क्योंकि ये एडिमा प्री एक्लेम्पसिया लीड कर सकता है और हाइपरटेंशन में भी रहता है, तो एनीमिया में भी देखने मिलता है। तो हमको बहुत ही केयरफुल रहना है। तो इसमें इनके आईलिड पे कोई एडिमा नहीं है, आई लैशेस भी अच्छे से ग्रोथ है और आई स्क्विंट नहीं है, नॉर्मल आईज है। उसके बाद हम कलर ऑफ पीपल चेक करेंगे और लाइट रिफ्लेक्स के थ्रू, टॉर्च के लाइट के थ्रू पीपल का रिफ्लेक्शन हम एक बार चेक कर लेंगे कैसा है। चेक कर लिया, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। और इनका जो दूसरा आइरिस वाला पोर्शन है उसमें कोई आपको स्पॉट तो नहीं दिख रहा है, वो भी आपको देखना है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीज चेक करना है, एक है हमारा एनीमिया के लिए और सेकेंड वे इज फॉर जॉइंटिस। तो पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा और बल्बर कंजक्टाइवा, जो पार्ट हमारे आंख का सफेद दिख रहा है आप लोगों को ब्लैक के पोर्शन के दोनों साइड में, दैट इज द बल्बर कंजक्टाइवा। इसको हम जॉइंटिस के लिए चेक करते हैं। अगर ये पीलापन इसमें है तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि इनको जॉइंटिस हो सकता है। कंफर्म नहीं है, टेस्ट के बाद ही कंफर्म होगा। बल्बर कंजक्टाइवा ये आई के नीचे वाला पोर्शन है जिसको हम देखते हैं कि पिंक है या ब्लिंचड है, सफेद दिख रहा है या पिंकिश है। तो जनरली एक नॉर्मल इंसान में जिनका हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से ज्यादा है वो पिंक कलर का रहता है। तो हम एक बार चेक करेंगे, इनका कलर हल्का सा कम है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो सकता है पेशेंट को, पर कंफर्म हम ब्लड टेस्ट के बाद ही कर सकते हैं। तो दिस ऑल अबाउट द आई कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, वाटरी डिस्चार्ज या दूसरे टाइप का डिस्चार्ज, वो भी हमको मॉनिटर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम पूरे फेस को एग्जामिन करेंगे। फेस में हम देखेंगे व्हाइट स्पॉट फोरहेड में, चिन में, चिक में, पेशेंट में कोई ब्राउनिश ब्लैक स्पॉट तो नहीं दिख रहा है। तो दिस इज अ साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज मोस्टली प्रेजेंट इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, जिसको हम कोलेस्मा बोलते हैं। तो ये फोरहेड में, चिक में और चिन में पेशेंट के देखने मिलता है। उसके बाद कोलेस्मा चेक करने के बाद नाउ आई एम कम ऑन द नोज। नोज में हमको दोनों नेजल कैविटी को टॉर्च यूज करके देख सकते हैं, बिल्कुल हेयर ग्रोथ है क्या और किसी टाइप का डिस्चार्ज तो नहीं है उसके नोज में, या कोई पॉलिप वगैरह का ग्रोथ तो नहीं है। और पेशेंट को ये भी पूछेंगे आपको किसी टाइप का नेजल कंजेशन तो नहीं है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है। फिर हमको एयर एंट्री भी चेक करना है। एयर एंट्री चेक करने के लिए हम आप नेजल प्रोब भी यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन के समय। आपको लग रहा है कि अंदर कुछ ऐसा इन्फेक्शन है या कोई ग्रोथ दिखाई दे रहा है तो उससे भी आप एग्जामिन कर सकते हैं। और एयर एंट्री के लिए हम पेशेंट के फिंगर को नाक के सामने रखने बोलेंगे, या आप स्केल भी यूज कर सकते हैं। स्केल को पेशेंट के नाक के सामने रखेंगे और सांस लेने बोलेंगे। अगर उसका जो दोनों नेजल ओपनिंग का जो दोनों पॉइंट है स्केल के ऊपर वो मॉइस्चर हो जाता है, मतलब एयर एंट्री पेशेंट की सही है। तो इस तरीके से उसका ब्रीदिंग नॉर्मल है कि नहीं वो चेक कर लेंगे। नाउ आई कम टू ओरल कैविटी। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओरल कैविटी में स्टोमेटाइटिस, जिंजिवाइटिस, ये दोनों चीज को देखना है। ये जो मदर के न्यूट्रिशनल स्टेटस को दिखाता है। सबसे पहले हम ओरल कैविटी का जब अंदर जाएंगे उसके पहले हमको लिप्स का कंडीशन देखना है। लिप्स पिंक है, ब्लूइश है, कलरलेस है। वो कई लोगों का अपना बॉडी का या हेरिडिटरी कलर बोल सकते हैं लिप्स का, लेकिन हमको देखना है साइनोस लिप्स तो नहीं है, वो देखेंगे। ड्राई लिप्स तो नहीं है जो कि डिहाइड्रेशन को शो करता है। एंड क्रैक लिप्स, दोनों साइड पे पेशेंट के जो है मदर के लिप्स कट जाते हैं, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो मदर को बी कॉम्प्लेक्स लेने के लिए आप एडवाइस कर सकते हैं, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ऑल जो पल्सेस आते हैं अगर अच्छे से लेंगी तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। उनको बताना है कि पानी बहुत अच्छे से पिए। फिर ओरल कैविटी एग्जामिन करना है। ओरल कैविटी में सबसे पहले हमको टीथ का कंडीशन देखना है, सारे टूथ चेक करने हैं। डीकैल्सिफिकेशन अगर हो रहा है ओरल कैविटी में तो आपको पेशेंट के दांत झड़ते दिखेंगे। आपके दांत से कुछ व्हाइट व्हाइट निकलता है क्या? अच्छा, इनका नहीं निकलता है, कैल्शियम बराबर ले रही हैं, मिल्क भी लेती हैं, इसलिए इनको ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो कई बार पेशेंट बोलते हैं कि मेरे दांत से स्केल निकल रहा है, जो डीकैल्सिफिकेशन है टूथ का, तो उसको हमको कैल्शियम एडवाइस करना है, दूध लेने और पनीर वगैरह जो भी खा सकता है, वेजिटेरियन नॉन वेज, उस हिसाब से डाइटरी एडवाइस देना है। उसके बाद हमको गम देखना है। गम ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन प्रेग्नेंट वुमेन, जिसमें हम उनको विटामिन सी के लिए एडवाइस करेंगे। अच्छे से विटामिन सी खाएं और ओरल हाइजीन का खास ध्यान रखें, दिन में 2 बार ब्रश करें। नेक्स्ट वन, टंग को चेक करेंगे। टंग में 2 चीज देखते हैं कि टंग का कलर कैसा है और कोटेड टंग है। अगर कलर ग्रीन्स दिखाई दे रहा है, टंग अगर पिंक नहीं है, इसका मतलब पेशेंट एनीमिक है।
और कोटेड टंग है मतलब शी इज ऑल्सो हैविंग एनीमिया एंड क्रोनिक इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को कोई प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन चला आ रहा है तो उससे भी टंग कोटेड रहता है। और टंग का सामने वाला पार्ट जो अगर ब्लीचड है, सफेद है, तो भी अपन एनीमिया डायग्नोज करते हैं उसमें। बाकी कंफर्म मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि आप जब तक ब्लड टेस्ट नहीं करेंगे कंफर्म नहीं होगा। साथ में आप पेशेंट का नेल बेड्स भी चेक कर सकते हैं। नाखून को प्रेस करके छोड़ रिलीज करेंगे, अगर ये पिंक कलर, पिंकिश कलर आ जाता है मतलब पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल ठीक है। तो ये 3 एरिया में बताई एनीमिया चेक करने के लिए। एक आपका डॉर्सम ऑफ द टंग, देन टिप टंग का जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है वो आप चेक करेंगे, एंड नेल बेड को चेक करेंगे। So this all about the how we diagnose the anemia. Then next one is the jaundice. ओरल कैविटी में आपने कहा देखा था, बल्बर कंजक्टिवा पे देखा था। अब अगर टंग का पीछे वाला पोर्शन है, ठीक है, जस्ट आप टंग ऊपर कीजिए, उसका जो पीछे वाला पार्ट है वो अगर येलोइश दिख रहा है एंड हार्ड पैलेट, आप टॉर्च से चेक कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से कि आप पेशेंट का हार्ड पैलेट को चेक कीजिए, अगर वो भी आपको पीले कलर का दिखाई दे रहा है, पीलापन है, तो हो सकता है पेशेंट को जॉइंटिस है। इनको नहीं है तो पेशेंट का जॉइंटिस डायग्नोस करने के लिए आपने क्या क्या चेक किया, बल्बर कंजक्टिवा, हार्ड पैलेट और टंग के नीचे वाला पोर्शन। तो इससे हम जॉइंटिस डायग्नोस करते हैं। तो एनीमिया और जॉइंटिस हमने ओरल कैविटी में देख लिया है। अब ईयर कैनाल सबको पता है, हमको देखना है कि पिन्ना का जो अपर बॉर्डर ऑफ द पिन्ना है उसकी लाइनिंग बराबर है क्या। तो हम अपर बॉर्डर ऑफ पिन्ना की लाइनिंग चेक कर लेंगे। फिर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो हमारे ईयर का पेशेंट का वो सही है क्या, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, वो चेक करेंगे। फिर ईयर कैनाल अच्छे से चेक कर लेंगे कि किसी भी प्रकार का वैक्स या डिस्चार्ज या ब्लीडिंग, वाटरी डिस्चार्ज तो ईयर से नहीं हो रहा है। पेशेंट को पूछ लेंगे कि कुछ सुनने में उसको तकलीफ तो नहीं है। तो इस तरीके से हम पेशेंट के कंप्लीट ईयर एग्जामिनेशन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज द एग्जामिनेशन ऑफ द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड एग्जामिनेशन करने के लिए वी मस्ट बी यूज अवर 3 फिंगर और बोथ हैंड, एंड कहाँ आप एग्जामिन करेंगे, जस्ट ईयर लोब, आपका जो जहां पे आप ईयर रिंग पहनते हैं, टॉस पहनते हैं, उसके ठीक पीछे आप अपने 2 से 3 फिंगर को यूज कीजिए और रोटेटरी मोशन में आप पैल्पेट कीजिए। अगर आपको कोई मास, हार्ड मास फील हो रहा है तो आपका लार्ज लिम्फ नोड है। देन नेक्स्ट वन इज द एक्सिलरी लिम्फ नोड। एक्सिला में भी आप सेम रोटेटरी मोशन में करेंगे। पेशेंट को एनीमिया है क्रोनिक, कोई इन्फेक्शन है या ट्यूबरकुलोसिस कम्युनिकेबल डिजीज है, ये सारे कंडीशन में लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाता है, तो वो हम एग्जामिन करेंगे। एंड देन जस्ट बिलो द चिन, चिन के ठीक नीचे में आपको अपना 3 फिंगर यूज करके रोटेटरी मोशन में पैल्पेट करना है। अगर आपको किसी प्रकार का मास फील हो रहा है तो ये इनलार्ज लिम्फ नोड। आफ्टर दैट वी सी द नेक ऑफ द पेशेंट। नेक में हमको अपने 3 फिंगर से सॉफ्टली पैल्पेट करके नेक को देखना है। अगर ये एनलार्ज है, इस वाले पोर्शन में कोई एनलार्जमेंट फील हो रहा है तो दैट इज द गॉइटर। अगर ओवल शेप में स्ट्रक्चर आपका फील हो रहा है और पेशेंट से पूछेंगे आपके वॉइस में चेंज आ रहा है क्या, वेट गेन ज्यादा हो रहा है, तो ये आपका हाइपोथायराइडिज्म को इंडिकेट करता है, जो कि बहुत सारे पेशेंट में प्रेगनेंसी के समय देखा जाता है। साथ में अगर टॉन्सिलाइटिस, कुछ इन्फेक्शन है, ओरल इन्फेक्शन, तो उसका टॉन्सिल भी चेक करना है, एनलार्ज तो नहीं है। तो दिस ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ हेड, फेस एंड नेक एंड लिम्फ नोड। So friends, in breast examination, we are not able to demo the directly on patient. पेशेंट के ऊपर हम आपको सीधे डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने ये ब्रेस्ट के कुछ मॉडल कलेक्ट किए और इसमें हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। तो जब हम ब्रेस्ट का एग्जामिन करते हैं तो सबसे पहले इंस्पेक्शन और उसके बाद पैल्पेशन। तो इंस्पेक्शन, जब हम इंस्पेक्शन मींस ओपन आई से विजुलाइज करना है, तो इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों ब्रेस्ट का साइज इक्वल है क्या। ऐसा तो नहीं कोई ब्रेस्ट का साइज बड़ा है या दूसरे ब्रेस्ट का साइज छोटा है, वो देखना है। नेक्स्ट इज निप्पल लाइन, निप्पल एक ही लाइन में है क्या, निप्पल का जो लाइनिंग है एक ही लाइन में है, वो चेक करेंगे, ठीक। उसके बाद दोनों ब्रेस्ट का साइज इक्वल है, निप्पल लाइन भी सेम लाइन में है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कंडीशन ऑफ द निप्पल, निप्पल कहीं क्रैक तो नहीं है ड्राइनेस के कारण, रिट्रैक्टेड निप्पल तो नहीं है, या निप्पल का फॉर्मेशन कई पेशेंट में, मदर में ऐसा देखा गया है कि निप्पल फॉर्म नहीं हुआ रहता है ठीक से। तो इस सारे केस में अगर हम प्रॉपर एजुकेशन देंगे और ब्रेस्ट को केयर सही ढंग से करेंगे
तो ये सारा चीज डिलीवरी होते होते नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए जब भी पेशेंट फर्स्ट विजिट में आपके पास आ रही है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज मस्ट बाय द गायनेकोलॉजिस्ट और हेल्थ पर्सनल, नर्सिंग स्टाफ। तो इसमें हमने पेशेंट का ब्रेस्ट का साइज देख लिया, इक्वल था। द निप्पल कंडीशन देखा कि निप्पल प्रॉपर डेवलप हुआ है क्या, क्रैक तो नहीं है, रिट्रैक्टेड निप्पल, दिस वन इज द रिट्रैक्टेड निप्पल, अंदर की तरफ धसा हुआ निप्पल। ये देखिए उसका जो सराउंडिंग है, एरियुलर पोर्शन है, ये अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो हमको ये चेक करना है। और निप्पल कहीं से कट नहीं है, और जितने एल्यूलर डक्ट है, छोटे छोटे जो यहाँ पे आपके ओपनिंग रहती है, इट मस्ट बी ओपन। पेशेंट को बोलना है कि आप अच्छे से कॉटन को पानी में डुबा के अच्छे से अपने निप्पल के जितने पोर्स है उसको ओपन करिए। और ब्रेस्ट जब भी आप नहाते हैं तो अच्छे से उसको ब्रेस्ट को क्लीन करना है। कई लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते और पूरा पैक रहता है डिलीवरी के बाद, तो वो चीज हमको दिखाना, ब्रेस्ट केयर के बारे में बताना है। किसी टाइप का नोड एनलार्जमेंट तो नहीं है, ये भी हमको चेक करना है पेशेंट का। इसका सर्जिकल प्रोसीजर होता है, पर अगर है तो हमको पेशेंट के रिकॉर्ड में डालना है। ब्रेस्ट एब्सिस वगैरह को भी चेक कर लेना है, किसी टाइप का आपको इन्फेक्शन या डिस्चार्ज दिख रहा है तो कहीं एब्सिस फॉर्म तो नहीं हुआ है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट है। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में निप्पल आपका बाहर की तरफ निकला रहेगा, और एल्यूरल पोर्शन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 8 से 12 वीक के बीच में जो आपका एल्यूरल पोर्शन है, इट बिकम मोर वाइडर। एल्यूरल पोर्शन जो बिल्कुल व्हाइटिश कलर का या पिंकिश कलर का दिखता है अनमैरिड गर्ल में, नाउ इट बिकम ब्लैक। यहाँ पूरा मेलानिन पिगमेंटेशन के कारण पूरा एरिया ब्लैक हो जाता है और बहुत वाइड हो जाता है, बहुत चौड़े एरिया को कवर कर लेता है ये पिगमेंटेशन। और स्मॉल नोड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप सराउंडिंग द निप्पल्स। नोड लाइक स्ट्रक्चर निप्पल्स के चारों तरफ आपको दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल्स। मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल जो है ये सिक्रीट करता है सीबम, तो इससे ये जो सिक्रीशन सिक्रीट होता है ये आपके ब्रेस्ट को सॉफ्ट रखने के में हेल्प करता है, और निप्पल में किसी प्रकार का जो क्रैकनेस रहता है ये डेवलप नहीं होता है। तो ये मॉन्टगोमरी, दिस ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। नेक्स्ट, आफ्टर द ऑब्जर्वेशन वी हैव टू पैल्पेट द ब्रेस्ट। तो नाउ अगेन यू हैव टू यूज योर 4 फिंगर। आपको अपना 4 फिंगर यूज करना है, और पैल्पेशन, ब्रेस्ट पैल्पेशन के लिए आप पेशेंट को एक्सपोज करेंगे जितना एरिया रिक्वायर्ड है, और उसके रोटेटरी मोशन में आप अपने फिंगर को रोटेट कर करके एग्जामिन करेंगे कि किसी प्रकार का लंप या नोड या कोई और दूसरा एबनॉर्मल स्ट्रक्चर आपको फील तो नहीं हो रहा है। कहीं पे भी आपको कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ मांस जैसा अगर फील हो रहा है आपको, तो आप उनके रजिस्टर में नोट डाउन कीजिए और ऑब्स्टेट्रिशियन को इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिए। ये चेक करने के बाद आप मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल्स को ध्यान से देख लेंगे, उसका डेवलपमेंट या उस एरिया में पेशेंट कोई कंप्लेन तो नहीं है। उसके बाद निप्पल को आप प्रेस करेंगे, निप्पल को प्रेस करना है, हल्के हाथ से दबाएंगे, बहुत जोर से नहीं प्रेशर देना है। अगर पूरा ब्लॉक है सारे ओपनिंग्स, तो मदर को एजुकेट करना है कि आप अच्छे से क्लीन कीजिए, नहाते समय सोप अप्लाई कीजिए अच्छे से। लेकिन ये नहीं बोलना है कि बार बार कई लोग बोलते हैं बहुत क्लीन कीजिए, तो पेशेंट क्लीन करने के पीछे लग जाता है। उससे क्या होगा, कुछ वीक के बाद उसको क्रैक निप्पल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, ड्राइनेस। तो उतना नहीं बताना, नहाते समय ध्यान दें। और मान लीजिए उसका निप्पल अंदर की तरफ धंसा है, तो निप्पल को अपने फिंगर से पकड़ के बाहर की तरफ रोटेटरी मोशन में हल्का हल्का खींचिए, तो धीरे धीरे निप्पल नॉर्मल हो जाएगा। देन हम निप्पल को प्रेस करेंगे और देखेंगे कोई डिस्चार्ज हो रहा है क्या। डिस्चार्ज में ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है, वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है, और मिल्क डिस्चार्ज हो सकता है। स्टूडेंट, मिल्क सिक्रीशन स्टार्टेड इन प्रेग्नेंट वुमेन एट 12 वीक। 12वें सप्ताह से प्रेग्नेंट लेडी में मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, और कोलेस्ट्रम सिक्रीशन स्टार्टेड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। 18 वीक 16 वीक तक कोलेस्ट्रम का जो थिक येलो अपन मिल्क बोलते हैं, वो एक प्रेग्नेंट वुमेन में सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो मिल्क का सिक्रीशन हम चेक कर लेंगे। अभी इनका अर्ली वीक ऑफ जेस्टेशन है, तो इनका व्हाइट कलर का डिस्चार्जेस, इसमें पस और किसी प्रकार का कंपोनेंट नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से हम ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे। ओपन आई से चेक करेंगे साइज के, शेप को, निप्पल के कंडीशन को, मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल्स को, किसी टाइप का लिम्फ नोड या और कोई पेशेंट का रिट्रैक्टेड निप्पल तो नहीं है, किसी टाइप का डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई एब्सिस का कंडीशन तो नहीं है, हार्डनेस ऑफ ब्रेस्ट तो नहीं है। ये सारा चीज हम एग्जाम करेंगे, और ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन आ रहा है कि नहीं देखेंगे। दिस आर ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ दिस नेक और गोइटर वगैरह जब आप पूरा चेक कर लेंगे, उसके बाद वी टेक द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट। वाइटल्स में सबको पता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे,
सुनीता अपना हाथ थोड़ा सा साइड में कर लो करके। सुनीता का बीपी जो है 110/80 है। ठीक है, अच्छे से खाते पीते रहो, कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर में हर 2-2 घंटे पे लिया करो, खाली पेट बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो ब्लड प्रेशर हम चैटिंग कर लेंगे पेपर पे। नेक्स्ट वी शुड मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट। जनरली ओरल कैविटी आप अवॉइड कीजिए, इसके लिए आप कॉटन का यूज करके थर्मामीटर को नीचे से ऊपर की तरफ क्लीन कर लेंगे, इसको डिस्कार्ड कर लेंगे। नॉर्मल में लाके 1 मिनट पेशेंट का टेम्परेचर चेक करेंगे। टेम्परेचर के साथ साथ आप रेस्पिरेशन और पल्स भी चेक कर सकते हैं। रेस्पिरेशन और पल्स चेक करने के लिए अगर पेशेंट का वीक ऑब्जर्वेशन ज्यादा है तब आप एब्डोमेन पे हाथ मत रखिए, सिंपली चेक कर सकते हैं। 15 सेकेंड के लिए आप पल्स को ले लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 4 कर लीजिए। सुनीता का पल्स रेट 88 है। रेस्पिरेशन चेक करने के लिए आप एब्डोमिनल मूवमेंट चेक कर सकते हैं। 18 से 20 नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है, ये 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन मैंने इनका एब्डोमिनल मूवमेंट करके चेक कर रही हूं। ट्वेंटी 24 है, ये भी नॉर्मल है। उसके बाद आप थर्मामीटर निकाल लीजिए एक बार। टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल है सुनीता का। तो इस तरीके से हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन भी चेक करेंगे। इसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, आई एम गोइंग टू शो यू द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। आई एम गोइंग टू शो यू ऑल द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। So in abdominal examination, we have to go for 3 things. First is the inspection, second is palpation, and third is auscultation. Inspection में we have to examine the whole abdomen. तो पहला इंस्पेक्शन जब हम एब्डोमेन को करेंगे, एक्यूरेट जो एब्डोमिनल पैल्पेशन में जो हमको एग्जैक्ट फाइंडिंग मिलती है, इसका जो टाइम पीरियड है इट्स आफ्टर 28 वीक। 28 वीक के बाद आपको लाई प्रेजेंटेशन, बच्चे का डिनोमिनेटर अगर देखना चाहते हैं तो वो आपको सही मिलेगा एज कंपेयर टू अर्लियर वीक। तो इंस्पेक्शन में हम सबसे पहले एब्डोमेन का कंडीशन देखते हैं, स्किन बहुत टेंस है क्या, एब्डोमेन का जो साइज है वो वीक ऑफ जेस्टेशन से ज्यादा है, ये चेक करना है। फिर किसी भी प्रकार का सर्जिकल स्कार है एब्डोमेन में, साइड पे कोई किडनी की सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है पेशेंट की, लैप्रोटॉमी सर्जिकल स्कार तो नहीं दिख रहा, अपर बॉर्डर में कोई स्कार तो नहीं है। फिर अम्बिलिकस का कंडीशन हमको चेक करना है कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन या किसी प्रकार का डिस्चार्ज तो अम्बिलिकस से नहीं है, वो आप चेक कर लेंगे। उसके बाद स्कैबिज इन्फेक्शन तो नहीं है, स्किन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं दिख रहा है स्कैबिज वगैरह का, वो हम चेक करेंगे। उसके बाद हमको शेप ऑफ एब्डोमेन देखना है। एब्डोमेन का शेप देखते समय आप ध्यान रखिए कि एब्डोमेन का जो शेप है वो लॉन्गिट्यूडनल है, ऑब्लिक है या ट्रांसवर्स है। बहुत कम केसेस में, लेस देन 0.1% केसेस में ट्रांसवर्स लाई भी पाया जाता है। उस समय हमको जो एब्डोमेन का जो शेप है वो स्ट्रेट नहीं मिलेगा बल्कि ट्रांसवर्स मिलेगा, और अपर और लोअर पोल आपको एम्प्टी मिलेगा। तो ये चीज आपको देखना जरूरी है कि जो आपका एब्डोमेन का शेप जो है लॉन्गिट्यूडनल में है, ऑब्लिक में है या ट्रांसवर्स में है। उसके बाद दूसरा शेप आप देखेंगे कि सिलेंड्रिकल शेप है, स्फेरिकल शेप है, ग्लोबुलर शेप है, वो आपको देखना है। साथ में आप स्किन को ध्यान से देखिए, स्किन बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस तो नहीं हो रही है, शाइनी स्किन तो नहीं है, ये चीज हम ऑब्जर्व करेंगे अपने ओपन आई से इंस्पेक्शन में। और हमको देखना है लीनिया निग्रा स्टैग लगेगा। लीनिया निग्रा स्टूडेंट्स, ये मार्क होता है, स्ट्रेट मार्क होता है फ्रॉम द सिम्फाइसिस पिपिस से एंसिफॉर्म कार्टिलेज जस्ट बिलो द ब्रेस्ट के नीचे स्ट्रेट डार्क कलर का मार्क दिखेगा आपको, ये जिसको हम स्ट्रेच मार्क बोलते हैं। दिस साइन स्पेशली प्रेजेंट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एट 20 वीक। इन प्राइमरी में 20 वीक मिलेगा, मल्टी में 18 to 20 वीक
आपको विजुलाइज हो जाएगा ये मार्क। और जब ओवर स्ट्रेचिंग होता है तो ये मार्क और ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो लिनिया निग्रा का मार्क देना है, देन स्ट्राया ग्रेविडा। स्ट्राया ग्रेविडा मार्क जो रहता है ये आपको बिलो द अम्बिलिकस, अम्बिलिकस के नीचे की तरफ दिखेगा एंड इट पिंक कलर, व्हाइट एंड पिंक कलर का मार्क रहेगा और इसका पोजीशन फ्लैंक रहेगा, फ्लैंक साइड में निकला रहेगा, दोनों तरफ फैलता दिखेगा आपको। तो ये देखना है लिनिया निग्रा स्ट्राया ग्रेविडा का मार्क देखना है। नेक्स्ट हमको पैल्पेशन, फंडल लैटरल पैल्विक पैल्पेशन के पहले आप फंडल हाइट मेजर कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। फंडल हाइट मेजर करने के लिए सबसे पहले आपको अपना अर्नल बॉर्डर यूज करना है और अर्नल बॉर्डर यूज करके आप सबसे पहले फंडल हाइट मेजर कर लीजिए। फंडल हाइट मेजर कर लीजिए। फंडल हाइट मेजर करने के लिए आप अपना अर्नल बॉर्डर जो है फंडस के पास प्रेस करेंगे और ये हो गया, मेरे को फील हो गया है बच्चे का बटक, सॉफ्ट इरेगुलर मास फील हो रहा है, तो ये बच्चे का बटक है। यहाँ पे आप एक मार्क कर दीजिए स्केल से। मार्क करने के बाद अब जो है आप मेजरिंग टेप से सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस का पार्ट, यहाँ से आप टेप का एक पॉइंट रखेंगे और दूसरी तरफ जहां आपने मार्क किया है उस जगह को, ये है यस, यहां से आप मेजर करेंगे फंडल हाइट। तो फंडल हाइट स्टूडेंट्स मेरे को 28.8 मिल रहा है, दैट इज करस्पॉन्ड टू 29 वीक ऑफ जेस्टेशन। ओके, तो ये 7 मंथ और 1 वीक प्लस हो गया। तो ये तरीका है फंडल हाइट का। मैं फिर बता रही हूँ, अर्नल बॉर्डर से फंडल पे पैल्पेट करेंगे और जहां पे आपका एंड पॉइंट मिल रहा है प्रेस करके वहां पे पेंसिल से आप मार्क कर दीजिए और छोड़ दीजिए। उसके बाद क्योंकि आप अकेले ये प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके बाद मेजरिंग टेप को सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास, ये पोर्शन देखिए यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद जो मार्क वाला पोर्शन एक बार और कंफर्म करके मेजर कीजिए। देखिए 28.8 सेंटीमीटर आ रहा है। फिर हम एब्डोमिनल गर्थ भी चेक कर लेते हैं इसी समय एक ही साथ। इसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट के कमर के नीचे से मेजरिंग टेप को लेके जाएंगे। ये केस ऑफ पॉलीहाइड्रोमेनास या ऑलिगोहाइड्रोमेनास, गर्थ बहुत कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम चेक करते हैं। तो इसमें जो है मेजरिंग टेप को पेशेंट के कमर के नीचे से लेते हैं, एक पॉइंट अम्बिलिकस, सेंटर लाइन इसका अम्बिलिकस रहेगा और ये आप इसका सेंटीमीटर में अम्बिलिकल गर्थ मेजर करेंगे। अब सॉरी, वेरी सॉरी, एब्डोमिनल गर्थ मेजर करेंगे और आपको जो भी मिल रहा है, मेरा ये है 62 सेंटीमीटर। तो आप इसको रिकॉर्ड कर देंगे, इसको आप चार्ट कर लीजिए। तो ये हो गया बच्चों फंडल हाइट और एब्डोमिनल गर्थ चेक करना। साथ में एफएचएस भी आप अभी चेक कर सकते हैं पैल्पेशन के बाद भी, क्योंकि हम जब पैल्पेशन करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि बच्चे का बैक किस साइड पे है। तो अगर बैक आपको एक बार पता चल गया तो आप एफएचएस फिटल हार्ट साउंड देना बहुत ईजी रहता है। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि जब आपने ये मेजर किया है, फंडल हाइट आपने जो चेक किया है सेंटीमीटर में, ये फ्रॉम द 28 वीक इट करस्पॉन्ड टू द वीक ऑफ जेस्टेशन। तो 28 वीक के बाद से जितना वीक ऑफ जेस्टेशन है उतना सेंटीमीटर आपको हाइट मिलेगा, प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कम या 2 सेंटीमीटर ज्यादा बता सकता है। एफएचएस देखने का तरीका है, एफएचएस देखने के लिए अगर वर्टेक्स पोजीशन है तो आपको ये साइड बच्चे का बैक मिल रहा है, ये बटक है, ये बच्चे का स्कल है और ये बैक है। ये देखिए ये बैक है, आप चेक कर लीजिए, देखिए रेगुलर मास है, हाफ सर्कल बैक है। तो आपको वर्टेक्स पोजीशन में अम्बिलिकस लाइन के बिलो फ्लैंक साइड में, ये फ्लैंक साइड या ये फ्लैंक साइड, क्योंकि बच्चे का बैक इधर है तो आपको एफएचएस भी यही मिलेगा। तो ये अम्बिलिकस लाइन के नीचे यहाँ पे आप रखेंगे और आराम से धीरे से प्रेस करके, ये बहुत ही जेंटल प्रोसीजर है, बिल्कुल पेशेंट को पैनिक नहीं करना है, आपको भी पैनिक नहीं होना है, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन देके पेशेंट को एफएचएस मॉनिटर करना है। तो बच्चों की धड़कन जो है 148 बीट पर मिनट है, इसको भी आप अपना रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये हो गया आपका। और आपको मैं पहले भी बताई थी कि जब आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं तो पेशेंट का ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है।
पेशेंट को डॉर्सल पोजीशन में रखना है, ये भी आपको ध्यान रखिए। और आप पेशेंट के लेग को हल्का सा फ्लैक्स कर दीजिए। लेग को फ्लैक्स करने से क्या होता है, पेशेंट कंफर्टेबल रहता है, एब्डोमिनल में ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता है। तो लेग हल्का सा फ्लैक्स रहेगा तो आपको सारे टाइप का पैल्पेशन करने में बहुत ही आसानी रहेगी। नाउ आई एम गोइंग टू शो द ऑल टाइप ऑफ पैल्पेशन, फंडल, लैटरल एंड पैल्विक पैल्पेशन। ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप है, ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप, और इसका जो अनदर नाम है लियोपोल्ड मैन्योर बोलते हैं। फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्योर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इन फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्योर का दूसरा नाम, नेक्स्ट नाम है ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप और फंडल पैल्पेशन। तो फर्स्ट पैल्पेशन जो है फंडल पैल्पेशन कहलाता है। फंडल पैल्पेशन करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने दोनों हैंड का यूज करना है, जिसमें आपको फिंगर के टिप का और ये पाल्मर सरफेस का यूज करना है, फिंगर टिप और पाल्मर सरफेस। इससे हम जब भी खड़े होंगे तो पेशेंट के राइट साइड पे आपको खड़ा होना है, पोजीशन चेंज करना है, पेशेंट को बताना है कि हम आप बच्चे का शेप, साइज, उसका प्रेजेंटेशन, लाई, एटीट्यूड, डिनोमिनेटर सब हम एक एक करके चेक करेंगे। तो इसमें हम जो है बच्चे का लाई चेक करते हैं कि बच्चे का सिर किधर है, बच्चे का पैर किधर है। तो ये चेक करने के लिए हम अपने ये 4 फिंगर और अल्नर बॉर्डर को यूज करेंगे और धीरे धीरे रोटेटरी मोशन में पैल्पेट करेंगे। तो ये पैल्पेशन से अगर हमको सॉफ्ट और इरेगुलर मास मिल रहा है, पैल्पेशन से देखिए सॉफ्ट और इरेगुलर वाइट मास है, इट्स बिकम द बट्टा, ये बच्चे का बैक साइड है। इसका मतलब है कि लाई कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल लाई है, और प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो सकता है, वर्टेक्स, क्योंकि बट्टा किधर है तो हेड बच्चे का नीचे आएगा। सेम इसी वे में आपने फंडल में देख लिया। अगर मान लीजिए हार्ड और ग्लोबुलर मास है, हार्ड मास है और छोटा मास आपको मिल रहा है जो कि बहुत ही हार्ड और रेगुलर है, दैट इज द स्कल ऑफ द फिटस, उस कंडीशन में प्रेजेंटेशन ब्रीच है। ठीक है, तो फंडल पैल्पेशन में आपने क्या देखा कि उसके अपर बॉर्डर में कौन सा बॉडी पार्ट है, बटक है या बच्चे का सिर है। ये दोनों देखने के बाद नाउ द लैटरल पैल्पेशन। लैटरल पैल्पेशन मोस्टली अर्नल बॉर्डर को ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, इसका दूसरा नाम है अम्बलाइकल ग्रिप, सेकेंड लियोपोल्ड मैन्युअल, सेकेंड ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप और अनदर नेम है अम्बलाइकल ग्रिप। तो इसमें हम क्या करते हैं, राइट एक हाथ से पेशेंट के एब्डोमेन को एक तरफ पुश करते हैं और दूसरे हाथ से हम उसको सपोर्ट करके रखते हैं। तो इस हाथ से मैं सपोर्ट करूंगी और राइट हैंड से मैं इसको दूसरे तरफ पुश करूंगी और रोटेटरी मोशन में चेक करूंगी फ्रेंड कि इसके साइड पे कौन सा बॉडी पार्ट है, लिम्स है, स्कल है या जो भी चीज आपको फील रहा है। तो इसमें मेरे को सॉफ्ट रेगुलर हाफ सर्कल शेप मास फील हो रहा है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए एक जैसे शेप का हाफ सर्कल मास आपको इजीली फील हो रहा है। इट मीन्स इट इज द बैक ऑफ फिटस। और दूसरी तरफ से आप जहां प्रेस कर रहे हैं वहां पे भी आप फील करके देखिए यहाँ पे हार्ड है, फिर आप यहाँ अंदर आ जाएंगे, फिर यहाँ थोड़ा सा उठाव है। इसका मतलब दिस इज द लिम्ब ऑफ फिटस, ये बच्चे का लिम्स है और यहाँ आपको रेगुलर मास मिल रहा है, दैट इज द बैक ऑफ फिटस। That is this about the lateral grip. Next one is the pelvic grip. Pelvic grip में first Pavlik grip and second one is the pelvic grip. जब हम Pavlik grip लेते हैं, at that time again we stand toward the face, keep our face toward the face of patient. Patient के चेहरे की तरफ आपको अपना फेस करना है और you use your right hand. Right hand का 4 फिंगर और थंब को यूज करना है और उसके बाद पेशेंट का जो लोअर एब्डोमेन पैल्विक वाला साइड है वहां पे आप अपने हाथ को रखेंगे और ऊपर की तरफ इसको प्रेस करके देखेंगे। ये ऊपर की तरफ मैं प्रेस कर रही हूं। अगर लोअर पोल की तरफ आपको हार्ड मास फील हो रहा है, ठीक है, अगर हार्ड मास आपको इजीली फील हो रहा है, हाँ फील हो रहा है, और लोअर जो पोल है वो एम्प्टी है, अभी खाली है, इसका मतलब ये है कि हेड एंगेज नहीं हुआ है। अगर ये हार्ड मास आपको हाथ रखते ही साथ, मतलब अगर आपका दोनों जो फिंगर और थंब है डाइवर्जेंट है, दूर दूर है, इसका मतलब हेड इज एंगेज। इफ यू आर एबल टू टच योर फिंगर इजीली, अगर आप अपने हाथ को इजीली टच, दोनों फिंगर और थम्स को इजीली टच कर रहे हैं, ये कन्वर्जेंट कंडीशन है और इससे आप बता सकते हैं कि हेड फ्लोटिंग है, हेड अभी प्रॉपरली एंगेज नहीं हुआ है। नेक्स्ट लास्ट ग्रिप इज द pelvic grip. Pelvic grip में we should stand toward the feet side of the patient. पेशेंट के पैर की तरफ खड़े होंगे एंड बाय यूजिंग आवर 4 फिंगर
हमको पैल्पेट करना है। इसमें जो है हम साइड से पैल्पेट करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाएंगे और मेरे हिसाब से वी शुड मेक अ ट्राइंगल। इफ यू आर एबल टू मेक अ ट्राइंगल वेरी इजिली, हम हाथ को सीधा किया और सीधे हमारा ट्राइंगल बन गया, इट मीन्स हेड इज नॉट एंगेज, फ्लोटिंग हेड। और इफ यू आर गोइंग टू मेक अ ट्राइंगल एंड हार्ड मास इज देयर एंड यू आर नॉट एबल टू मेक अ ट्राइंगल, आपका हाथ सर्कुलर शेप में, हाथ जो है आपस में टर्न हो गया, मिल रहा है इस कंडीशन में, इट मीन्स हेड इज एंगेज। तो अगर नीचे पोल पे आपको हार्ड मास फील हो रहा है, आप फिंगर को आपस में इजीली ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, टर्न मोड़ना पड़ रहा है, इसका मतलब हेड जो है एंगेज है। और इजीली आप अपने दोनों हाथ के फिंगर को फील कर रहे हैं, कोई हार्ड मास नहीं है, इट मीन्स हेड इज नॉट एंगेज, फ्लोटिंग हेड। तो दिस ऑल अबाउट द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, फंडल, लैटरल, फर्स्ट पावली ग्रिप और पैल्विक ग्रिप। इसे इनको कवर कर देंगे। Friends, after abdominal examination, we must be examine the vaginal area of the patient for any type of infection. इसको आपको प्राइवेसी मेंटेन करना है पेशेंट का, थोड़ा सा पैर सेपरेट करने बोलना है, कोई डिस्चार्ज, ब्लीडिंग या किसी टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं है, वो हमको चेक करना है। उसके बाद आप इसको वापस कवर कर देंगे। देन वी चेक द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में स्पेशली वेरिकोस वेन चेक करते हैं। बहुत ज्यादा है, फिटल साइज जब बड़ा होता है तो लोअर बॉडी पेल्विक रीजन में बहुत प्रेशर आता है, और माँ अगर वर्किंग है तो वेरिकोस वेन ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो हम वेरिकोस वेन बैक साइड में और इधर टिबिया फिबुला एरिया में पूरा चेक करेंगे कि वेरिकोस वेन डेवलप तो नहीं हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मदर को बोलना आप अच्छे से रेस्ट कीजिए और 2 तकिया या 1 तकिया पैर के नीचे रख के आराम कीजिए, तो उनको रिलीफ मिलेगा, बिकॉज दिस वेरिकोस वेन इज वेरी पेनफुल। नाउ लास्ट वन वी एग्जामिन द एडिमा। एडिमा एग्जामिन करने के लिए आपको टीबिया पोर्शन के 1/3 ऑफ द टीबिया बैक साइड में आप अपने फिंगर को 5 सेकेंड के लिए प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5। नाउ यू रिलीज इट। 5 सेकेंड का आप हटा दीजिए। अगर ये नेक्स्ट 5 सेकेंड में अपने पोजीशन में वापस आ जाता है, इट मीन्स पेशेंट को एडिमा नहीं है। लेकिन आपने 1 2 3 4 5 हटाया और लो कंप्रेस है वहां 15 सेकेंड 30 सेकेंड के लिए, इसका मतलब पेशेंट को एडिमा है। एडिमा चेक करना बहुत जरूरी है। फीट में कोई प्रकार का क्रैक तो नहीं है और कोई दूसरा स्कार वगैरह आपको तो नहीं दिख रहा है, इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, स्कैबिज वगैरह का, तो एक्जिमा, तो ये सारी चीज आपको फिट में एग्जामिन करना है। और एडिमा है तो भी फिजियोलॉजिकल एडिमा मोस्टली वुमेन में पाया जाता है, और ये मैं पहले भी बताई थी, प्रीएक्लेम्शिया भी हो सकता है डेवलप आगे चल के। तो इनको एडवाइस करना है कि डॉक्टर को दिखा दीजिए। और साथ में अगर सिंपल एडिमा है तो